वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। लक्ष्मीकांत चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज में आज प्रस्तावना हम पढ़ाएंगे। हाँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी और सोशलॉजी ऑप्शनल हिंदी माध्यम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जीएस से हिंदी माध्यम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी कंटिन्यू चल रहा है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, इसके बाद अन्य देशों ने इसे अपनाया, फिर भारत ने भी इस प्रस्तावना को अपनाया। प्रस्तावना संविधान के परिचय पत्र, भूमिका और संविधान के सार के रूप में जानी जाती है। मुख्य न्यायविद हमारे ये संवैधानिक विशेषज्ञ एन.पी. पालकीवाला के माध्यम से प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है और प्रस्तावना पंडित नेहरू जी द्वारा बनाया गया, वो पेश किया गया और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। हाँ, पहली बार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि स्पष्ट रूप से। प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखें। क्या जितने भी हाईलाइटेड ये हैं, जैसे कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, अवसर की समता और व्यक्ति की गरिमा और एकता, अखंडता, बंधुत्व, और बंधुत्व, ये सारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि जितने भी हाईलाइटेड ये टर्मिनोलॉजी हैं या शब्द हैं, मुख्य शब्द, इन पर हमें फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो न्याय की बात करती है, 3 प्रकार के न्याय की बात होती है। स्वतंत्रता से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा व अवसर की समता, 2 प्रकार की समता की बात करते हैं। इसके बाद बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसके बाद बात करें प्रस्तावना के तत्व, तो प्रस्तावना के मुख्य 4 तत्व हैं, चारों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम बात करेंगे। अधिकार, संविधान के अधिकार के स्रोत, भारत की प्रकृति और संविधान के उद्देश्य और संविधान के लागू होने की तिथि। तो अधिकार स्रोत, संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था वाला देश है, प्रकृति इसकी है। और संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। 26 नवंबर 1949 को ये तिथि लागू हुई है। इसके बाद आगे बात करेंगे कि प्रस्तावना के मुख्य शब्द हैं। जो मुख्य शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन पर हम ये एक मुख्य शब्द पर चर्चा करेंगे। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इसका हम एक से विस्तार पूर्वक देखेंगे। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता शब्द भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है और ना ही उसके ऊपर कोई शक्ति है और अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र है या उसका नितारण करने के लिए स्वतंत्र है। 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करने के बावजूद भी भारतीय संविधान से अलग यह घोषणा की गई कि भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। सेम हमने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भी स्वीकार की और इसके बावजूद भी हमारी संप्रभुता को किसी भी मायने में सीमित नहीं किया जा सकता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं समाजवादी। तो समाजवादी शब्द पहले इस 42nd अमेंडमेंट और 1976 से पहले नहीं था और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि इसे हमने भारतीय समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है और ये ना कि साम्यवादी समाजवाद है, जिसे राज्य समाजवाद भी कह सकते हैं, जिसमें उत्पादन, वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद का झुकाव अधिक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भारतीय समाजवादी मॉडल उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति के माध्यम से ये थोड़ा सा लचीला हुआ है।
धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 1974 में संविधान के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है और संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे, बेशक रूप से, क्योंकि हम मौलिक अधिकारों में 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को देखते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्षता को ही हमारा इंगित करता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं मौजूद है। हमारे देश में सभी धर्म समान है और सभी धर्मों पर सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। इसके बाद बात करते हैं आगे लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है, और प्रत्यक्ष रूप से शक्ति के कुछ 4 मुख्य टूल है, मुख्य औजार है, जो परिप्रेक्षा, रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति। भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति के अधीन है, जिसमें भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों का और कार्यों का उल्लेख करके विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण मौजूद है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि पंडित नेहरू जी नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी के माध्यम से 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में समापन भाषण दिया जा रहा था, तो उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि समाज के मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि वह जीवन शैली जो जहां स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व के सिद्धांतों को एक अलग त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में एक त्रयी की रचना करते हैं। यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाता है तो लोकतंत्र का उद्देश्य पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वाधीनता से नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व से अलग नहीं किया जाता है। समानता के अभाव में स्वाधीनता के कुछ आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता और व्यक्ति पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, संविधान का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत राज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। इसके बाद गणतंत्र की बात करते हैं। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतांत्रिक। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, उत्तराधिकार के माध्यम से के पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसा कि अमेरिका में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है यह भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत में गणतंत्र के 2 अर्थ हैं, और इसमें 2 बातें शामिल है। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में है। दूसरी, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय और में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं न्याय। तो न्याय प्रस्तावना में हमने शुरुआत में पढ़ा था 3 प्रकार का न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंध के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर
बिना भेदभाव के किसी समान व्यवहार का मतलब से है। और समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार से है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी इसमें शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिलाजुला रूप अनुपाती न्याय कहलाता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार मिले, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा सरकार तक पहुंचाने का बात हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, इन्हें हमने रूसी क्रांति 1917 के माध्यम से अपनाया है। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है और प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। और हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से लिए गए हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं समता। समता का अर्थ है समाज के सभी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति से और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध है। संविधान में प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। क्या क्या है? विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, अनुच्छेद 15, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, उपाधियों का अनुच्छेद 18। इस संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 325। दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, अनुच्छेद 326। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39 के माध्यम से महिला और पुरुष को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करता है। इसके बाद आगे बात करते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य 51 का भी कहते हैं। यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं के ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना भारतीय संविधान की बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी जी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी भी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों 51 का में कहा गया कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। देश की एकता, अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया ताकि यह बात स्पष्ट की जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर है। अब आगे प्रस्तावना का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान से देखें और इसे सुने और ये हमारे मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत
प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो संविधान के आधार हैं, और इसमें संविधान सभा का महान आदर्श की सोच उल्लिखित होती है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सरल राधाकृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी जी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है। संविधान सभा के अन्य सदस्य पंडित भारकर दास के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। प्रस्तावना को अर्नेस्ट बार्कर के माध्यम से कहा गया है कि उन्होंने प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा है, और संविधान का प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट भी कहा है। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह जी के अनुसार प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा और हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है, जिसमें और गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, तो हमें ये सारी जजमेंट भी याद रखनी है और इसको इम्पोर्टेंट देखना है। ये क्वेश्चन हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग है। बेरोबाड़ी मामला 1960 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाया और कहा, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषताओं को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कहा। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार करते हुए कहा कि संविधान में प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस होना चाहिए कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है और संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया है, परंतु अब जब अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे तो प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया है। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रश्न था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है, ऐसा कहा है। दो तथ्य है इसमें इम्पोर्टेंट। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, और यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है। क्या प्रस्तावना में संशोधन की धारा 368 के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती 1973 में उठाया है। यह विचार सामने आया जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संशोधन का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषता जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित है को ध्वस्त करने वाले संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपनी यह बात बेरोबाड़ी संघ 1960 के तहत प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। और दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार आज हमने प्रस्तावना ख़त्म किया है। प्रस्तावना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।